अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमर जजा, मेरे साथ है मेरी को होस्ट मिस जैन चीमा। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वेलकम करते हैं CSS गाइडेंस वीडियो में, जिसको प्रेजेंट किया है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन ने। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन, जैसा कि CSS एस्पिरेंट्स इसको जानते हैं कि ये 2008 से जो है क्वालिटी गाइडेंस CSS एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको रिकमेंड किया है फॉर पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि CSS एस्पिरेंट्स पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, लेकिन उनको एक मसले का सामना करना पड़ता है कि उन्हें कोई फर्स्ट हैंड, ऑथेंटिक और क्वालिटी गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। इसी वॉइड को फिल करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ CSS टॉपर्स, पोजीशन होल्डर्स और क्वालिफायर्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, ताकि आप लोगों के सवालात का आप लोगों को जवाब मिल सके। इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान एक बहुत फेमस CSS क्वालिफायर हैं। उनकी वजह शोहरत CSS 2013 के इंटरव्यू में टॉप करना है। इसके अलावा उन्होंने मजमूई तौर पर 8वीं पोजीशन हासिल की और उनको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे उर्फ़ आम में DMG भी कहा जाता है, का ग्रुप एलोकेट हुआ। हमारे आज के मेहमान प्रोफेशनली एक इंजीनियर हैं, जिन्होंने UVT से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके अलावा एक डेकोरेटेड डिबेटर भी रहे। आइए मिलते हैं मिस्टर फजल रबी चीमा से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वी आर फीलिंग प्राउड कि आप यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप हैं, तो आपने सिविल सर्विसेज की तरफ ट्रांजिशन क्यों लिया? क्या वजूहात थी इसके पीछे? ये जी 4 साल जर्नी होती है इंजीनियरिंग की, और जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग करियर स्टार्ट किया तो उसके दौरान आई फेल्ट कि जी जो मेरा एप्टीट्यूड है, जो मेरा वैसे रुझान है, वो मैनेजमेंट की तरफ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा है। टेक्निकली आई वाज ऑलवेज़ वीक। मैं टेक्निकली अपनी एजुकेशन में थोड़ा कमज़ोर था। तो मैंने उसमें ये फ़ैसला किया कि मैं अपना जो करियर होगा आगे, वो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंसेज़ और इन सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा परस्यू करने की कोशिश करूँगा। उसमें बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आई फाउंड के जी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें ज़्यादा मुझे मौके मिले, मेरी पसंद के मुताबिक मुझे फील्ड्स मिले, वो CSS में थी। तो आई स्टार्टेड लुकिंग। फिर मैंने सोचा कि चेंज ऑफ करियर के इस तरीके से किया जाए, और आई फाउंड हार्मनी बिटवीन माई इंटरेस्ट्स और माई फ्यूचर करियर गोल्स। अच्छा सर, इस बात पे हम दोनों एग्री करेंगे कि CSS एक एडवेंचर है, CSS एक मुहिम है, लेकिन इस मुहिम जो है में बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक बड़ी मुश्किल ये है कि CSS एस्पिरेंट्स फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी बड़ी वजह ये है कि वो CSS को बहुत मुश्किल समझते हैं। कि CSS वाकई बहुत मुश्किल है? देखिए, मुश्किल तो है, अच्छा। लेकिन मुश्किल इसी वजह से है क्योंकि स्टूडेंट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अगर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को जस्टिफाइड तरीके से एवेलुएट करें, अपनी कमज़ोरियों को फोरफ्रंट पे लेकर आएँ, उन पे काम करें, मेहनत करें, तो वो दे कैन क्वालिफाई द एग्ज़ाम, और उनका कॉन्फिडेंस भी जो है ऑटोमेटिकली वो राइज़ करना शुरू करता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप इम्तिहान में जा रहे हैं, तो आधी इम्तिहान तो आपने वहीं पे फेल कर दिया। आपको पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको तस्लीम करते हुए उन पे मेहनत करनी चाहिए, और एग्ज़ाम में मेहनत करनी चाहिए। सर, पिछले कुछ सालों से जो पासिंग रेशो है बहुत लो रही है। हार्डली 97% जो हैं वो CSS एस्पिरेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके ख्याल से? क्यों, क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? सबसे पहली बात तो जो CSS एक इम्तिहान है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप जितने भी उस साल में लोग इम्तिहान दे रहे होते हैं, उन सबसे कम्पीट कर रहे होते हैं। तो इसकी पहली वजह ये है कि जो पास करते हैं वो बेहतर होते हैं, ना कि जो फेल करते हैं उनसे। तो पहली वजह ये है कि आपने अपने स्किल लेवल को इस तरह रखना है कि जो उस साल लोग कम्पीट कर रहे हैं उनसे आप बेहतर हों। आपने तैयारी का पूरा वक्त देना है, सही तरीके से मेहनत करनी है, शॉर्टकट्स की तरफ ज़रा कम जाएं, अपने स्किल्स बिल्ड करें। देखें कि जिधर लोग ज़्यादा फेल हो रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान दें, उन मज़ामीन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए। हमारे ज़्यादातर इसलिए भी फेल करते हैं कि एक तो हम पूरा शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, थोड़े वक्त में ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करते हैं। कुछ मुझे ऐसे भी कैंडिडेट्स का पता है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं लाइफ में। तो आपको इसको ज़रा बैलेंस्ड अप्रोच लेके जानी चाहिए। सर, आपने स्किल्स की बात की कि स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। कौन से स्किल्स हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए? बड़ा अच्छा सवाल। सबसे पहले तो आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है। आपको
लिखे इस तरीके से कि जो आपका जवाब पढ़ रहा है, जो एग्जामिनर है, उसको समझ आए आप क्या कहना चाह रहे हैं और लिंक बने आपके जवाब में, और सवाल का जवाब दें जो सवाल पूछा गया है। ठीक है। राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्टली। दूसरा चीज़ ये है कि आपके जनरल नॉलेज, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स, अच्छे होने चाहिए। आपको जनरली चीज़ों के बारे में नो हाउ होना चाहिए। आप लिमिटेड नॉलेज के साथ इतना कॉम्प्रहेंसिव जवाब शायद ना दे सकें। कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं होते, लेकिन चूँकि आपकी रीडिंग बड़ी वास्ट होती है, बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो आप कुछ ना कुछ उनका नॉलेज आपस में जॉट डाउन करके आप एक अच्छा जवाब प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपका एक कमांड होनी चाहिए। वो भी एक स्किल होता है। आपको पता हो कि सब्जेक्ट की डेप्थ और विड्थ क्या है, और ताकि आप उस सब्जेक्ट को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सर सकें। अभी आपने सब्जेक्ट्स पे बात की, तो मैं पूछना चाहूँगी कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं इनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, स्पेशली इस्लामिक स्टडीज़ और इंग्लिश में किस तरह से हम नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में तो मेरे ख्याल से अब सवाल जो आते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ होते हैं, लेकिन उनमें हम गलती ये करते हैं कि हम करंट अफेयर्स का जवाब समझ कर देते हैं, ना कि ये कि एक इस्लामियात का पेपर है। सबसे पहले तो आपने उसमें इस्लामियात, दीनी तालीमात और दीन और रिलीजन की जो आपने अपनी तैयारी की है वो डालनी है आपने सबसे पहले उसके अंदर। फिर उसको थोड़ा करंट पर्सपेक्टिव्स, करंट टच देना है, क्योंकि सब आजकल जो रिलीजन है वो बहुत ही दुनिया में एक हॉट टॉपिक बन गया है, डिस्कस हुआ जा रहा है, काफ़ी इश्यूज उससे रिलेटेड हैं। तो उनको अपने बेसिक एजुकेशन जो आप पढ़ेंगे CSS के अंदर, बेसिक कोर नॉलेज होगा, उससे मिक्स करके एक बैलेंस्ड आंसर देना चाहिए। दूसरा आपने इंग्लिश, जी इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का ये है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और रीडेबल और कॉम्प्रहेंडेबल आंसर आपका होना चाहिए। अक्सर हमारी होती है कि जी हम बहुत सारे मुश्किल अल्फाज अगर एक जवाब में डाल देंगे तो शायद हमारा बड़ा अच्छा जवाब तस्लीम किया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपने उसको लिंक करना है, वो एग्ज़ामिनर पढ़ सके, उसे कॉम्प्रहेंड कर सके, और उसमें मिस्टेक्स नहीं करनी, और चंद अच्छे अल्फाज, वोकैबलरी, अच्छी वोकैबलरी के तौर पे आपने ज़रूर उसके अंदर डालने हैं। सर और एक सवाल के अंदर वर्बोसिटी कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप 100 का एक स्केल उठाएं तो आई वुड से बिटवीन 65 to 70, 65 to 70, बट ऑन द हायर एंड। स्लाइटली हायर एंड है ये, मोर देन हाफ, स्लाइटली हायर एंड टू बी सेफर। अच्छा सर, अब हम एक इमेजिनरी से CS एस्पिरेंट को इमेजिन करते हैं जिसका नाम मिस्टर ए है। उसका इतना ब्राइट एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, उसके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। उसके लिए CSS में क्या स्पेस है, और क्या उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो किस तरह इन एरियाज को इम्प्रूव करें? स्पेस तो आपके लिए हर जगह, हर चीज़, हर वक्त मौजूद है, प्रोवाइडेड आप ये जो आपने वीकनेसेस बताई इन पे आप काम करें। तो सबसे पहले तो उसने ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके इन पे काम करना है, इनको बेहतर करना है, इन पे वक्त गुजारना है ताकि ये उसके स्किल्स भी बेहतर हो जाए। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ सालों में नहीं, कुछ देर में आप इनको बेहतर कर सकते हैं। आप कुछ वक्त इन पे लगाएं, इन पे मेहनत करें, आप बेहतर कर सकते हैं। सर आपके ख्याल से कितना अरसा जो है वो रिक्वायर्ड होता है एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, या स्पेशली अगर हम इसको डेज में डिवाइड करते हैं तो एक दिन में कितनी पढ़ाई जो है वो ज़रूरी होती है? एक दिन में कितनी पढ़ाई, जितनी आप कर सकें और जितना आप उसको फिर डाइजेस्ट कर सकें, ये वेरी करता है हर बंदे के लिए। आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे, एस्पिरेंट्स मिलेंगे, जिन्होंने दिन में 4 से 5 घंटे वक्त गुजारा अपनी तैयारी पे और बड़ी अच्छी पोजीशन उन्होंने हासिल की। बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो 10 से 12 घंटे भी लगाते हैं। सो ये आप पे वेरी करता है, आपके टारगेट्स पे वेरी करता है कि आपने टोटल टाइम स्पैन कितना सेट किया हुआ है, कि आपने ये 6 माह में कवर करना है पूरा कोर्स, 7 माह में करना है, 8 माह में, फिर उसके बाद आपकी जॉब है कि नहीं है, आप कहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़े, उसके मुताबिक आप सेट करेंगे। ऑन एवरेज मेरे ख्याल से आपको कम से कम 6 माह तो ज़रूर, 5 से 6 माह ज़रूर आप लगाएं तैयारी के अंदर। और पर सब्जेक्ट अगर आप 5 से 6 माह लगा रहे हैं तो आप उसको 12 से डिवाइड करके आप इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन फिर आप ये ज़रूर देखें कि जो आपके सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कम वक्त में तैयार होते हैं, जिस तरह की EDS है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रोलिंग बेसिस पे चलते रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे।
सर आपने करंट अफेयर्स की बात की कि इनको रोलिंग बेस पे करना है। आपके ख्याल में क्या कौन से सोर्सेज होने चाहिए जैसे करंट अफेयर्स की तैयारी हो? क्या न्यूज़पेपर है या कोई और सोर्स है जो आप रिकमेंड करना चाहें? पहली चीज़ तो ये कि करंट अफेयर्स के रोलिंग बेस पे कर रहे हैं तो एक अखबार डेली का आप ज़रूर पढ़ लें। अखबार से आपके इंग्लिश स्किल्स बड़े अच्छे बेहतर होंगे। आप एडिटोरियल्स में पता चलेगा कि बात को मुख्तसर अंदाज में सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, तो आपके वहाँ से इंग्लिश स्किल्स, राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होंगे, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। प्लस अखबार के अंदर एडिटोरियल्स होते हैं, आपको पता चलेगा कि ओपिनियन कैसे बनानी है। सीएसएस के अंदर ओपिनियन फॉर्मुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। एक बैलेंस्ड ओपिनियन जो कि रीज़नेबल हो और जस्टिफाइड हो, वो कैसे आपने बनानी है, अखबार के एडिटोरियल्स में से आपको मिलेगी। उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना शुरू कर दें तो आपका शायद ज़्यादा वक्त उस पर लग जाए। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे एक ऐसा कोई मैगज़ीन या कोई किताब मिल जाए जिधर पूरे महीने की इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट इकट्ठी हो, मेरा वक्त उस पर ज़ाया ना हो कि मैं कभी कहीं से एक चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कभी कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने तो शुरू में जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन पढ़ा था और वो मुझे कन्वीनियंट फ़ील हुआ। मेरे लिए हफ्ते में एक दफ़ा वीकेंड पे बैठ के उसको पढ़ने से मुझे महीने की इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। अखबार में ज़रूर पढ़ता था ताकि मेरे इंग्लिश के स्किल्स फ़्लो में रहें, जो कि मैंने आपको भी वजूहात बताई कि क्यों पढ़ने चाहिए। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लास्ट डेज आ रहे होते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े प्रेशर में होते हैं। हाउ टू डील विद द प्रेशर ऑफ द लास्ट डेज, मतलब उस टाइम पे क्या कंडीशन आप समझ सकते हैं ना कि एस्पिरेंट्स। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ और मेरे साथ भी बिल्कुल यही सिचुएशन हुई थी। और मैं आपको इसमें मज़े का अपना इंसिडेंट बताता हूँ। जब मेरे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले रह गया था तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी अटैम्प्ट ना दूँ क्योंकि मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। और आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स कि मैं इस दफ़ा अटैम्प्ट नहीं दूंगा क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हुई और क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट्स की मेरे पोर्शंस रहते थे कवर करने के लिए। लेकिन मेरे फादर ने उस वक्त मुझे रिकमेंड किया, एक हमारी कॉन्फ्रेंस आ रही थी इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी की, तो दे हैड इनवाइटेड मी। तो वो 3 दिनों की थी। एक एक दिन बहुत अहम होता है आपके लास्ट डेज में। मेरे फादर ने कहा कि आप उस कॉन्फ्रेंस पे चले जाएं और मैंने कहा कि कैसे मैं अफोर्ड करूँगा, ये तो 3 दिन मेरे इसमें ज़ाया हो जाएंगे। बट स्टिल आई वेंट अहेड विद दैट कॉन्फ्रेंस एंड आई वेंट टू इस्लामाबाद। आई टुक सम टाइम ऑफ। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि calming your nerves and trying to stay relaxed is the key to success in your CSS। और यही चीज़ मुझे एग्ज़ाम में भी आई। 12 मज़ामीन के इम्तिहान, सुबह एक इम्तिहान, शाम को भी एक इम्तिहान, 3-3 घंटे के और 6 डेज में 6 डेज़। हमारे वक्त में ज़रा मुझे 8-9-10 दिन लग गए थे, लेकिन वही हफ्ते डेट में ख़त्म हो जाते हैं। ये इम्तिहान बेसिकली इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स। हाउ वेल कैन यू हैंडल एंड मैनेज योर नर्व्स, keep calm yet recalling at the same time whatever you have learned, whatever you have studied, and presenting it in a manner that is readable for the examiner and that strikes the examiner's eyes and he gives you good score। ये बड़ा अहम है। तो ये सब तभी होगा जब आप अपनी नर्व्स होल्ड बैक करेंगे। तो नर्व्स होल्ड अपनी करना अखीरले महीने में इज़ क्रिटिकल टू योर सक्सेस इन CSS। यू कैन डू दैट, आई थिंक यू कैन। सर हमारे मिस्टर ए ने अपनी नर्व्स कंट्रोल कर ली और उसका CSS रिटर्न भी क्लियर हो गया, कंसीडरिंग एन आइडियल केस सिनेरियो। अब वो आ रहा है इंटरव्यू की तरफ, इंटरव्यू की कॉल आई है। अब सर उससे पहले एक होती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। कुछ लोग उसे अंडररेट करते हैं कि इसका स्पेसिफिक स्कोर नहीं होता इंटरव्यू में। आपके ख्याल में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो साइकोलॉजिकल का बहुत अच्छा था बिकॉज आई वॉज नेचुरल। जो मेरी पर्सनैलिटी है वैसी ही मैंने प्रेजेंट की। माइनर इधर उधर थोड़ी सी ट्रेनिंग ली थी ताकि कुछ खामियां हैं वो पूरी हो सकें। अब साइकोलॉजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइकोलॉजिकल में उन्होंने ये देखना होता है कि ये एस्पिरेंट, ये कैंडिडेट कल को जब एक अफसर बनेगा तो ये पब्लिकली कैसे डील करेगा, इसके इमोशंस में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, इसका IQ लेवल क्या है और इसका EQ लेवल क्या है, विच इज़ वेरी वाइटल व्हेन यू आर डीलिंग विद द पब्लिक। मेरे ख्याल से बहुत अहम होता है आपका साइकोलॉजिकल। सर कुछ एक्सपीरियंस बताएं सर। आई रिमेंबर हमारा ग्रुप डिस्कशन थी। ठीक। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो ये देखते हैं कि कल को जब आप ऑफिसर बन के मीटिंग कमांड करेंगे तो क्या आप अपने जो मीटिंग के मेंबर्स हैं, जो डेलीगेशन वहाँ पे आया हुआ है, क्या आप उसको
सही तरीके से उसके एजेंडे के मुताबिक फ़्लो लेके जा सकेंगे कि नहीं सकेंगे, और फिर आप उनके जो सजेशंस हैं उनको किस तरीके से आप परसीव करते हैं, उनको अपने सॉल्यूशंस में इनकॉर्पोरेट करते हैं कि नहीं करते। तो अभी वी हैड अ वेरी गुड टाइम, हमारे सारे ग्रुप ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़े ही बैलेंस्ड फ्लो में चले थे, और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने मुझसे साइकोलॉजिकल में पूछे थे। तो आई इट वाज वेरी नॉर्मल एक्सपीरियंस फॉर मी। दे वांटेड टू ब्रिंग मोर ऑफ माय पर्सनालिटी आउट एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई गेव देम। अब सर आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए, और हमारे सी एस एस एस्पिरेंट्स को और ख़ासतौर पे मिस्टर ए को आप रिकमेंड करें कि वो इंटरव्यू में अपने को किस तरह प्रेजेंट करें। पहले तो आप इंटरव्यू की तैयारी करें, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और अपने जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे उनको गो थ्रू करें। वो एक ऐसा ज़ख़ीरा है नॉलेज का जो कि आपको इक्विप करेगा सवालों के जवाब देने के लिए। आपको सवालों के सही जवाब आएंगे तो आप इंटरव्यू भी आपका अच्छा होगा। सर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल से लिंक कर रहे होते हैं या फिर आपकी पर्सनालिटी से लिंक कर रहे होते हैं? किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं? साइकोलॉजिकल में वो आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड सवाल पूछते हैं आपसे। जी। इंटरव्यू के अंदर वो एकेडमिक ओरिएंटेड सवाल होते हैं। वो एकेडमिक ओरिएंटेड सवाल आपके ऑप्शनल से हो सकते हैं, वो जियोग्राफी से हो सकते हैं सॉरी, वो करंट अफेयर्स से हो सकते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। तो इंटरव्यू में कोई इसकी लिमिट्स नहीं प्लेस की जा सकती कि सवाल कहाँ से आएगा। सवाल पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एकेडमिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम पूछना चाहेंगे कि आपको इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपका कोई रोल मॉडल भी होगा, कौन है वो, या आप शेयर कीजिए हमारे साथ प्लीज़। देखिए जी, इंस्पिरेशन फॉर CSS, जी जी बिल्कुल। मेरे ग्रैंडफादर ने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया था और वो इंग्लैंड एग्ज़ाम देने गए थे, और ही क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। और उनसे जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उनको इंटरव्यू में, ये एक बुक में रिकॉर्डेड है, दे प्लेस्ड हिम इन द इंडियन अकाउंट सर्विस। तो उन्होंने क्विट कर दी। ही सेड मैं यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आया था, तो इफ़ यू कैनॉट प्लेस मी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो आई वुड नॉट जॉइन CSS। मैं नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा। उन्होंने बारह लॉक किया, वापस आए पाकिस्तान, और यहाँ पे गांव के अंदर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। एक तो इट वाज ही हु इंस्पायर्ड मी कि आई हैव टू पे फॉर माय एग्ज़ाम। उसके बाद मेरी फैमिली में और काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स थे जिनका लाइफस्टाइल, जिनकी वर्क नेचर मैंने फॉलो किया, तो स्लोली एंड स्टेडली मेरे अंदर उस तरह का एप्टीट्यूड, उस तरह की लाइकिंग डेवलप होना शुरू हो गई। सर हम आपसे एक रैपिड फायर सेशन करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आपके ख्याल में सबसे मुश्किल क्या है, विच सब्जेक्ट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, इंग्लिश या इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश ऐसे या इंग्लिश कंपोजिशन? इंग्लिश ऐसे। वाई? उसके अंदर आपने अपने आइडियाज़ को जिस तरह प्रेजेंट करना है, 3 घंटे के लिए उनको लिंक अप करना है। उसके बाद आपने ये भी इंश्योर करना है कि आप उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, टॉपिक को भी उसके ऊपर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन पोर करें, और साथ ही साथ आप अपने इंग्लिश का भी उसको यू मेक श्योर कि इंग्लिश आपकी उसमें ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, तो उसमें फेलियर भी ज़्यादा होते हैं। टॉपिक की सिलेक्शन बड़ी उसमें वाइटल है, तो इसलिए इंग्लिश है। आप किस तरह के टॉपिक को प्रेफर करेंगे? वो रिफ्लेक्टिव ऐसे होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव टॉपिक होना चाहिए, करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक होना चाहिए? व्हाट डू यू प्रेफर? मेरे ख्याल से ओपिनियन बेस्ड टॉपिक होना चाहिए। ठीक। मेरे टाइम में जो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे था। उस पे आर्गुमेंटेटिव टॉपिक हो जाए जिस पे आप आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर सकें, तो मेरे सर ख्याल से कुछ ये भी होता है ना कि आर्ग्यूमेंटेटिव अगर हम टॉपिक ले लेते हैं तो वो कंट्रोवर्सीज उसके अंदर आ जाती हैं, कि मतलब हम अपनी कमेंट्स दे रहे होते हैं, मे बी जो एग्जामिनर है वो उससे एग्री करे या ना करे, इसका भी प्रॉब्लम देखने में आया है। जो आर्गुमेंटेटिव टॉपिक होता है उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आपके फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, हैपनिंग्स पे बेस्ड होते हैं, हिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं। आप उसमें कंट्रोवर्सीज़ को टच ना ही करें तो बेहतर है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि नोम चॉम्स्की के एसेज हम लिखना शुरू कर दें और हम कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दें
द वर्ल्ड विल बी कॉन्कर्ड बाय सो एंड बाय दिस एंड दिस टाइम, इनको अवॉइड करें. कीप इट आर्ग्यूमेंटेटिव बेस्ड ऑन फैक्ट्स. एक ओपिनियन बनाएं. ओपिनियन आर्ग्यूमेंट्स पे बेस्ड होती है, आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने वाले फैक्ट्स होते हैं. ये फ्लो आपका होता है. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. अच्छा सर, एक और कंट्रोवर्सीज को अवॉइड किया जाए. एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक विच पार्ट ऑफ CSS इज मोर चैलेंजिंग, रिटन और इंटरव्यू? रिटन, व्हाई? उसमें स्कोर लेना बहुत ज़रूरी है. इंटरव्यू में आपका मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना आप रिटन में स्कोर कर सकते हैं, मार्जिन बना सकते हैं. तो इसमें फिर रोट लर्निंग का क्या रोल होगा? बुक लर्निंग ज़रा कम ही होती है. आपने अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. ठीक. अब जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनमें तो इट्स वेरी क्लियर कि आपके से इम्तिहान में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग हो, थॉरो स्टडी हो, तो तभी आपका सही स्कोर आ सकेगा. देयर इज़ नो शॉर्टकट. सर, थॉरो स्टडी की आपने बात की. कई लोग कहते हैं कि वन बेस्ट बुक की तरफ जाना चाहिए, कई लोग कहते हैं एक्सटेंसिव स्टडी की तरफ जाना चाहिए. जिस तरह आपने कहा, एक्सपेंसिव स्टडी होनी चाहिए, एक्सटेंसिव स्टडी होनी चाहिए, थॉरो स्टडी होनी चाहिए. व्हाट डू यू प्रेफर? आई वुड प्रेफर एन एक्सटेंसिव स्टडी. लेकिन फिर उसका मतलब ये नहीं कि अगर एक सब्जेक्ट पे आपको एक अच्छी एंड ऑल इनकम्पसिंग किताब मिल जाए तो आप और किताबों में अपना वक्त लगाएं. अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर आप उनको गो थ्रू करें, उनको एक दफ़ा देखें. लेकिन ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, और अक्सर सब्जेक्ट्स में आपको एक किताब में सारे टॉपिक्स कवर नहीं मिलेंगे. सो इसलिए आपको 2 से 3 किताबों को कंसल्ट करना पड़ता है. लेकिन अगर आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब मिल जाए जिसमें सारे टॉपिक्स हैं तो वेल एंड गुड, आप वहीं से कंप्लीट कर लें. आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट. अच्छा सर, आपके ख्याल में क्या चीज़ सक्सेस के लिए ज़्यादा क्रूशल है, कमांड ओवर इंग्लिश, कमिटमेंट या क्रिएटिविटी? कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी. अच्छा, एब्सोल्युटली. तो कमिटमेंट और क्रिएटिविटी का क्या लेवल होना चाहिए? कमिटमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, अच्छा. क्रिएटिविटी नॉर्मल गुड लेवल ऑफ क्रिएटिविटी वुड डू. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के लिए आपके ख्याल में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या स्कोरिंग ट्रेंड होना चाहिए, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड की बेस पे होना चाहिए, या फिर इंटरेस्ट बेस होना चाहिए? इन सब 3 चीज़ों का एक So one बैलेंस answer. मिक्स्ड इंटरेस्ट बेस. इंटरेस्ट बेस. व्हाई? जब आपका इंटरेस्ट बेस है तो आप उसमें कमिटमेंट लेवल भी हाई होगा, आप उसमें वक्त भी ज़्यादा लगाएंगे, आपको सब्जेक्ट कभी बोर आउट नहीं करेगा जैसे मेरे लिए था. ठीक. अब सर हम आते हैं आपके डिबेटिंग कैरियर की तरफ. आपको डिबेटिंग कैरियर ने कैसे हेल्प किया CSS में? काफ़ी हेल्प किया. एक तो ये कि जो मेरे सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन थी वो सारे के सारा मेरे इंटरेस्ट बेस से पैदा हुई, और इंटरेस्ट बेस मेरे डिबेटिंग कैरियर में जो मुझे टॉपिक्स फेस करने पड़ते थे, जिन पे मुझे डिबेट्स करनी पड़ती थी, उनसे डेवलप हुई. अगर आप मेरे सब्जेक्ट्स को देखें, सोशियोलॉजी, सोसाइटी के रोल पे हमने बहुत बेतहाशा डिबेट्स किए हैं. इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन से मिलता है तो इंटरनेशनल सिनेरियोज़ पे, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड पे हम बहुत डिबेट्स करते थे. उसके बाद ज्योग्राफी, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, द रिसोर्सेज, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी मैं डिबेट्स में करता था. फिर आ गया जर्नलिज्म, मीडिया का बहुत रोल वाइटल था, उस पर डिबेट्स बेतहाशा की हुई. तो मेरे तो सारे सब्जेक्ट्स मेरे डिबेटिंग करियर से डिराइव होते हैं. सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस अभी 200 मार्क्स का हो गया है, और बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो बैकग्राउंड भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, लेकिन 200 का होने की वजह से और उनके पास चॉइस कम होने की वजह से वो मतलब ब्लाइंडली इसको फॉलो कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट टॉप किए जा रहे हैं. उसके ऊपर क्या कहेंगे कि इसको एज अ सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इंटरेस्ट की वजह से लेना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करें? आपके सवाल का जवाब आपके आखिरी सवाल के पार्ट में, इंटरेस्ट बेस. अगर आपका इंटरेस्ट है और आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप इसको ले सकते हैं. यू कैन वेरी वेल गो फॉर इट, क्योंकि इंटरेस्ट का मतलब है कि आप उससे कमिटेड हैं. आप जो उसका पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, आप उससे डाइजेस्ट कर सकेंगे, आप उसको कॉम्प्रहेंड कर सकेंगे, और आप उससे बोर आउट नहीं होंगे कभी. आप उसको एक बर्डन के तौर पर नहीं लेंगे. मेरे ख्याल से यही चीज़ें जो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सक्सेस के लिए क्या चीज़ क्रूशल होनी चाहिए. आपने कमिटमेंट और क्रिएटिविटी का, आपने कमांड और इंग्लिश को इग्नोर किया, क्यों? कमिटमेंट होगी तो मैंने अपने जवाबों में पहले कहा कि आप हार्ड वर्क करेंगे, आपकी कमांड ओवर इंग्लिश भी बन जाएगी. ये पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से आता है और वो आप जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ब्राइट है उससे वो कम्पीट कर सकता है? ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, ये CSS की हिस्ट्री भी है. अच्छा. हमारे साथ मेरे बैच में मेरे सीनियर्स और उससे बहुत सारे पहले जितने आपको ऑफिसर्स उठाएंगे वो बेतहाशा ऑफिसर्स आपको रूरल बैकग्राउंड से ही मिलेंगे. दे कम्पीट. किस वजह से?
मैंने जो चीज़ एनालाइज की, कमिटमेंट, उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट हमारे जो आप कह रहे हैं कि शहर के स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। एंड दिस इज़ व्हाट helps them establish their command over English language as well. ये command over English language ये कोई inborn skill नहीं है. This can be acquired at any stage of life. ठीक। अच्छा सर, अब आप गाइडेंस का रोल बताएं कि सीएसएस में गाइडेंस का रोल क्या है और आपको गाइडेंस किस तरह मिली और आपको उसने किस तरह हेल्प किया? गाइडेंस CSS में बहुत वाइटल है, इसलिए वाइटल है कि आपने एक पाथ पर जाना है, आपके पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, so that you do not stray off your path, you do not deviate of your targets. So therefore I believe guidance is extremely vital, and one should seek guidance from sources that are available to him, and so that he has a fair idea कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है, तैयारी किस तरह शुरू करनी है। मैंने गाइडेंस अपने कुछ सीनियर्स से ली जो कि मेरे पहले सीनियर्स क्वालिफाई कर चुके थे। बुक्स के बारे में उन्होंने मुझे गाइड किया, नोट्स तैयार करने के बारे में गाइड किया, और एग्ज़ाम किस तरह अटैम्प्ट करना है उसके बारे में गाइड किया। नोट्स के बारे में बताइए। आपको नोट्स के लिए इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जो लोग दूसरों के नोट्स पर रिलाई करते हैं, आई पर्सनली बिलीव उनका नॉलेज कंटेंट बहुत वीक होता है, बिकॉज आपने जब जवाब लिखना है 7 से 8 सफ़ात पर, या आपने एक तवील जवाब लिखना है, ऐसे लिखना है, तो जब आपका कॉन्क्रीट नॉलेज, आपने खुद चीज़ वो नहीं पढ़ी होगी, तो आप उसको एक्सपैंड कैसे कर सकेंगे? तो प्रिंसिपली पहली चीज़ तो ये कि आप ओरिजिनल बुक्स, दैट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज, वहाँ से आप पढ़ें, वहाँ से पढ़कर आप अंडरलाइन करें चीज़ें, अहम पॉइंट्स, और मेक योर ओन नोट्स। इसी वजह से मैंने कहा है कि 6 to 5 months आर रिक्वायर्ड फॉर द CSS एग्ज़ाम। सो देयरफॉर आई बिलीव यू शुड मेक योर ओन नोट्स। सर, सीएसएस के दौरान हमने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो उनका सब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से उनका राब्ता कट ऑफ हो जाता है, तो आपने क्या किया और आप अपने कूल डाउन करने के लिए क्या करते थे? बाहर जाते थे, किसी जगह दोस्तों से मिलते थे, क्या करते थे? मेरा तो बिल्कुल मेरी फैमिली से रब्ता कट ऑफ नहीं हुआ था, और ना ही मेरे दोस्तों से हुआ था। वो अपने काम में बिज़ी थे, मैं अपने काम में बिज़ी था, बट वी डिड मीट अप। हम बिल्कुल मिलते थे। मैंने आपको बताया मैं अमेरिकन कॉन्फ्रेंस पे इस्लामाबाद चला गया था, वहाँ पे आई मेट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। उसके बाद आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवलिंग होती थी। मैं तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस कॉन्सेप्ट के रब्ता मुनक़ता हो जाना या नहीं मिलना। आप बिल्कुल मिलें, आप उनसे मिलें, लेकिन आप ये देखें आप वक्त ज़ाया ना करें। अगर आप रोज़ाना उनसे 3-4 घंटे मिल रहे हैं तो वो एक इशू है विच नीड्स टू बी लुक्ड ओवर, लेकिन आप ज़रूर उनसे थोड़े थोड़े वक्फे बाद मिलें। आप रिफ़्रेशमेंट, अपने आप को रिफ़्रेश रखने का ख़ास ख्याल रखें। सर, आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे CSS एस्पिरेंट्स को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि स्टे कमिटेड टू योर गोल। अगर आपका ये गोल है, अपना कमिटमेंट लेवल इंक्रीज़ करें। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर हार्ड वर्क। मेहनत करें, एफर्ट पुट इन करें, एंड ऑलवेज रिमेंबर जितना आप एफर्ट या हार्ड वर्क पुट इन करेंगे, you will always get a reward for that. Thank you so much, sir, for your time. You're welcome. Nice meeting you. Pleasure Thank you, knowing sir. you. Thank you. You're welcome.